ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। एक एक करके डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा। हमारे लिए पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टेटमेंट्स है क्वेश्चन में, एक एक स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक स्टेटमेंट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। चलो, तो स्टार्टिंग विद दिस थिंग, सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, meandering of the Gandak river formed Kanwar lake. Let's take 30 seconds and try to answer this question. चलो 30 seconds लेना और आंसर सॉल्व करना, कोशिश करो. What will be the answer of this question? Anyone can switch on their mic and answer if you know the answer. How many of the statements are correct or how many of the statements are true? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट 1. तो पहला स्टेटमेंट है, इज दिस करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? झेलम रिवर, देखना कीवर्ड्स पे जाना, कैसे चीजों को एनालाइज करना है ना. पीवाईक्यू इज ऑफ एनालिसिस. तुम जितना अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मैं बोलता हूं जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम से पहले 2 to 3 मंथ्स सिर्फ किताब मत पढ़ो, एकदम किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो भी एक ऐसा जनरल आइडिया हो जाएगा जिससे तुम आने वाले एग्जाम में एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब ऑलमोस्ट 70 नंबर्स, ऑलमोस्ट 70 नंबर्स यू विल बी गेटिंग. तो 70 मार्क्स अगर वहां से मिल रहा है तुमको, है ना, 70 to 80 मार्क्स तुमको यहीं से मिल जाएगा पीवाईक्यू से. ना कीवर्ड्स क्या है? पहला इज झेलम रिवर. कहां पर है, कौन से स्टेट में है? वैसा झेलम रिवर लिक्विड स्टेट में है. इंडिया के किस राज्य में झेलम रिवर? इट्स जम्मू एंड कश्मीर, है ना. तो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका जो सोपुर एंड बांदीपोरा, इन दोनों का नाम किसी और कारण से हम लोग न्यूज में बहुत ज्यादा सुनते हैं, है ना, बांदीपोरा या बांदीपोर. इन दोनों जगहों का नाम हम लोग किसी और कारण से सुनते हैं न्यूज में. तुम्हारे सिलेबस के साथ भी पर्टेन करता है. किस टॉपिक में हम लोग इन दोनों नामों को बहुत ज्यादा सुनते हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया रिगार्डिंग टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन कश्मीर? इन सब जगहों पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कश्मीर है बहुत ज्यादा दिखता है हम लोगों को. सोपुर एंड बांदीपुर. सोपुर एंड बांदीपुर एक ऐसा जगह है जहां पर क्या लोकेटेड है? वुलर लेक. और यहीं से होकर के बहता है क्या? झेलम रिवर. इंदस जो हमारा रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं उसी का पार्ट है. इंदस रिवर के मेन ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? लेट्स रिवाइज दैट थिंग, है ना. इसके लिए तुमको ये भी याद रखना है कि एक तो चलो इंदस रिवर हो गया, दैट इज द मेन स्ट्रीम. जैसे गंगा रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम. साउथ इंडिया में जो हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इन सभी रिवर सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा है बीते कुछ क्लासेस में. आगे और भी पढ़ेंगे, जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, फिर पढ़ेंगे हम लोग इन सब चीजों को जब हम लोग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे. लेकिन इंदस रिवर को अगर हम लोग देखें तो इंदस रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? इंदस रिवर ओरिजिनेट कहां से होता है? फ्रॉम वेयर डस इंदस रिवर ओरिजिनेट्स? देखो, इंदस और ब्रह्मपुत्र दोनों का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक के पास से ही है. यस. कहां से रिवर ओरिजिनेट होता है? इंदस. चलो इतना ध्यान रखना कि इट इज नियर द मानसरोवर लेक. इतना भी लिख दोगे एग्जाम में, मेंस के आंसर्स में, तो भी करेक्ट है. बात करते हैं इस ट्रिब्यूटरीज की. तो मैं हमेशा बोलता हूं इंदस के ट्रिब्यूटरीज को कैसे याद करोगे? एक तो याद रखोगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI. बाकी जो इंडिया में रिवर्स हैं 3. इसके साथ साथ जो इंदस रिवर ट्रीटी है इंडिया का 1956 में, जो इंडिया ने इंडस रिवर ट्रीटी साइन किया था पाकिस्तान के साथ, वर्ल्ड बैंक इसको मीडिएट करता है. उसमें देयर आर 6 सच रिवर्स. जैसे जो पंजाब है, पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? बिकॉज पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. उसमें से 5 रिवर्स में से 5 यहां पर है
एक इंदस है। तो हमेशा याद रखना इसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसको सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI यानी कि C फॉर कैट, C फॉर विच रिवर? इट्स चेनाब रिवर, মনত রাখিবা। দেন ঝেলম যেটার বিষয়ত আমি ইয়াতে কথা পাতিছো। দেন আই মিন্স ইন্দাস। তারপিছত এই তিনটা रिवर किंतु these three rivers, इन तीनों रिवर का पानी पाकिस्तान को जाता है। जो इंदस रिवर ट्रीटी है 1956 का, देखो कैसे रिलेट करना है, एक स्टेटमेंट से कितना इंफॉर्मेशन निकल करके आता है। दैट इज वाई PYQ इज सो इंपॉर्टेंट, है ना। अगर 100 PYQs है, एक साल का जो 100 PYQs है उसमें से तुम एटलीस्ट एक बुक के जितना नॉलेज तुम्हारे दिमाग में घुस सकता है, तुम्हारे नोट्स बन सकते हैं उतना। दैट इज वाई PYQs आर इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले इसीलिए PYQs को करना बहुत जरूरी है। कॉन्साइज हो जाएगा तुम्हारा, देखो कैसे। तो जो इंदस रिवर ट्रीटी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो इंदस का पानी है, जो सिंधु नदी का पानी है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज का पानी है, उसको शेयरिंग को लेकर के एक ट्रीटी साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच। 1956 का ये ट्रीटी था जिसमें पाकिस्तान को इन तीनों रिवर का पानी, अब देखो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते, 20% पानी इंडिया यूज कर सकता है, बाकी 80% पानी विल गो टू पाकिस्तान। उस पर पाकिस्तान का ही हक है। हम लोग कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन तीनों रिवर्स में नहीं बना सकते हैं। हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के काम, वो भी मैकेनिकली हम लोग उसमें कोई डैम नहीं लगा सकते हैं, जस्ट इरिगेशन के काम के लिए जितना जरूरत होता है उतना कर सकते हैं। हम लोग उससे बोरिंग नहीं कर सकते, उसका पानी खींच करके कहीं और चैनल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सब इंदस रिवर ट्रीटी का पार्ट है। इसी के बाद सतलुज, ब्यास और रावी, तीन रिवर का पानी इंडिया यूज कर सकता है। ठीक है, ये 6 जो है, ये 5 जो है इंदस को पकड़ लो और इसके साथ 5 उसके मेन ट्रिब्यूटरीज, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर और रावी। ठीक है, इन तीनों रिवर्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। ब्यास नदी वही नदी है जहां अलेक्जेंडर आकर के रुक गया था, ऐसा बोला जाता है ना। ब्यास नदी को देख करके उसको रियलाइज हुआ था कि मैं ये कहां आ गया, मैं तो पूरे वर्ल्ड को जीत लिया लेकिन मेरे पास क्या है। बोला जाता है अलेक्जेंडर यहां पर आकर के रुक गया था, अलेक्जेंडर आ रहा था, बोला जाता है कि एक समय पर उसने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था, लेकिन ब्यास नदी के किनारे अलेक्जेंडर आकर के रुक गया था। ये रावी नदी वो नदी है जिसके किनारे 1929 द हिस्टोरिकल कांग्रेस सेशन, रावी नदी के किनारे ये जो हिस्टोरिकल सेशन था उस समय का 1929 कांग्रेस सेशन, है ना, जिससे पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आता है। पूर्ण स्वराज के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है इन 26 जनवरी 1930, इन सब का इंसेप्शन इसी रावी नदी के किनारे जो लाहौर कांग्रेस हुआ था वहां। जो हड़प्पा सिटी है ना, हड़प्पा मोहनजोदारो इंदस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है, जो हड़प्पा सिटी है वो भी पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये इन सभी चीजों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बाकी सभी रिवर्स का भी। तो इन सब चीजों से इसको रिलेट करोगे। अब इन तीनों का पानी इंदस रिवर ट्रीटी के थ्रू इंडिया में आता है, इंडिया के पास इसका यूज करने का हक है, इसलिए सतलुज रिवर पे डैम वगैरह ज्यादा बना हुआ है। अब अगर बात करें लेक्स की, तो सबसे पहला जो चीज है ध्यान रखना है क्या, यहां पर 2 कीवर्ड्स है तुम्हारे स्टेटमेंट में, वन इज द झेलम रिवर, अनदर इज द वुलर लेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक के बारे में क्या खासियत है, वुलर लेक का एक खासियत बता सकते हो? वुलर लेक का एक खासियत फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा हाँ, और कुछ? वुलर लेक इज ए फ्रेश वाटर लेक, इसके अलावा और कुछ? कैसा फ्रेश वाटर लेक है वो, उसमें उसका कुछ यूनिक है क्या उसके फ्रेश वाटर लेक होने में? व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर, मतलब खारा पानी नहीं है उसमें, नमकीन पानी नहीं है उसमें, ब्रैकिश वाटर नहीं है, सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर जिसका पानी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं नॉर्मली। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, हाँ बोलो। नहीं, चिलिका इज ऑफ सलाइन, उसका वो लेक तो वो है ही ना समुद्र के पास, द वाटर विल बी ऑफ सलाइन ओरिजिन, लेकिन फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ा। देखो अगर एशिया की बात करें तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग, एशिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश के पास फ्रेश वाटर है दैट इज रशिया।
रशिया के पास बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर है, और सबसे कम अगर किसी के पास पानी है प्रोपोर्शन टू देयर एरिया, दैट इज चाइना। चाइना के पास बहुत कम फ्रेश वाटर है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन दैट कंट्री। ठीक है ना। तो जो चीज है कि रशिया में जो लेक बाइकल है, नाम नहीं भूलना है बाबू लोग, लेक बाइकल है ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। ठीक है, इतना ज्यादा है कि 1.7 किलोमीटर का तो उसका डेप्थ ही है, एवरेज डेप्थ, मतलब कहीं कहीं पर ज्यादा भी है, कहीं कहीं पर कम भी है। तो 1.7 किलोमीटर का डेप्थ है। बाकी तो छोड़ ही दो, मैं तो बाकी बोला जाता है कि वर्ल्ड का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फ्रोजन, तो वर्ल्ड का जो 20% फ्रोजन फ्रेश वाटर है वो यहीं पर है। समझ रहे हो? वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर इज इन लेक बाइकल। इसी के बाद हम लोग अगर आ जाए इन केस ऑफ वुलर लेक, तो इंडिया में इट इज दी सेकेंड लार्जेस्ट। तो एशिया में अगर हम लोग देखें तो एशिया में सबसे बड़ा कौन हुआ? लेक बाइकल, क्योंकि वर्ल्ड में हाईएस्ट है तो वो एशिया में भी हाईएस्ट ही है, मतलब लार्जेस्ट है। और एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड के केस में नहीं जाना, वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट इज लेक बाइकल, एशिया का भी फर्स्ट लार्जेस्ट विल बी लेक बाइकल, दैट्स व्हाई, बिकॉज लेक बाइकल इज आल्सो इन एशिया। नाउ सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया इज वुलर लेक। एशिया में, इंडिया में तो है ही सबसे बड़ा, है ना, इंडिया का वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। कहां पर लोकेटेड है? देखो मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी से इस बार जितना भी क्वेश्चन आया है देखोगे दे आर मोस्टली रिगार्डिंग मैपिंग। मैपिंग जो है, इसलिए इंडिया में हम लोग स्टेट वाइज मैपिंग करेंगे इस बार। जो कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग है उसको हम लोग थोड़ा सा साइड वेज कर देंगे, बिकॉज उसमें चीजें हम लोगों ने कर लिया है, रिकॉर्डिंग भी एक्सेस करोगे तो हो जाएगा। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा इंडिया का जो स्टेट वाइज मैपिंग है उसमें हम लोग कल्चर भी डील कर लेंगे, आर्ट, पेंटिंग, इन सब को भी डील करेंगे, और उसके साथ ही जो एनवायरमेंट का एस्पेक्ट है उसको भी डील कर लेंगे, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? दैट इज वुलर लेक। नाउ इसका अगर लोकेशन हम लोग देखें, अच्छा लोकेशन देखने से पहले फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ा वुलर लेक है, और सबसे बड़ा सलाइन वाटर लेक या सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है इंडिया का? हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक, खारा पानी है। हाँ, दो चीज ध्यान देना, एक है वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी जिसमें बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर पे जाएं, नोट करना इन सब चीजों को मैं जो बोल रहा हूं, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर पे जाए देन इट विल बी चिलिका। बट अगर हम लोग साइज पे जाएं, अगर हम लोग साइज पे देखें, जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर में भी बाइकल बड़ा है और साइज में भी बाइकल बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग सॉल्ट वाटर के केस में देखें और इंडिया के केस में देखो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बेसिस पे इट विल बी चिलिका लेक। चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओडिशा, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा। लेकिन अगर हम लोग साइज के बेसिस पे देखें, क्योंकि लोग वहां घूमने जाते हैं, इट्स अ वेरी टूरिस्टिक रिक्रिएशनल स्पॉट, इट इज सांभर लेक। कहां पर लोकेटेड है? इट्स इन राजस्थान। देखो मैंने एक बात बताया था ना, वो जो अब बोलोगे सर राजस्थान में तो रेगिस्तान है, वहां कैसे सॉल्ट वाटर पहुंचा? चिलिका का तो चलो ठीक है, समुद्र के किनारे है। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने सलाइनिटी पढ़ा था। पहला चीज, दो चीज को समझना है, दो चैप्टर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं। एक तो सलाइनिटी कैसे पानी में आता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे घर वाले पानी में सलाइनिटी नहीं है, उसमें भी है, बट दैट वाटर इज नॉट सलाइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन इट। ना उसका पीएच लेवल क्या है, सलाइनिटी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो प्लेट टेक्टोनिक्स ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, कि इंडिया कौन से प्लेट से बना हुआ है, और इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया का जो पूरा लैंडफॉर्म है, जो लिथोस्फेयर है, उसका ओरिजिन क्या है। तो हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि जो अरावली है, जो इंडिया का बाकी पोर्शन है, पेनिनसुलर पोर्शन, ये क्या था एक समय में, जो यूरेशियन प्लेट था और जो इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, वो दोनों अलग अलग थे। जब वो टकराते हैं तो ये जगह धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है, जहां पर अभी अरावली देखने को मिलता है हम लोगों को।
जब ऊपर की तरफ उठता है तब ये देखा गया है कि जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो एक समय पे पानी में लदालद था, उसमें पानी हुआ करता था एक समय। वो जगह धीरे 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 सूखता गया बिकॉज वो जमीन ऊपर आता गया। क्योंकि जो अभी हम लोग लूनी रिवर देखते हैं, जो इंदस रिवर देखते हैं, जो माही रिवर देखते हैं, ये सब का जो ओरिजिन है एक समय में इसी जगह से है ना। तो जो इंदस रिवर ओरिजिन इंदस का जो चैनल है वो इसी से थ्रू जाता था, थ्रू राजस्थान जाता था। बट जब ये जगह ऊपर की तरफ आ गया ड्यू टू टेक्टोनिक एक्शंस, है ना, ड्यू टू एंडोजेनिक एक्शंस, मिट्टी के नीचे चलता हुआ एक्टिविटी, एंडोजेनिक एक्टिविटी, उसी के एक्शन से वो जगह ऊपर की तरफ आता गया। तो जो रिवर के चैनल से वो दूर जाते गए एंड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ एयर क्या हो गया, वहां पे एक डेजर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन तो जो ध्यान देना है कि जो सांभर लेक है वो वाटर बॉडी तो वहां रह ही गया है, उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स ने उस पानी को सलाइन बनाए रखा हुआ है और वहां बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन भी, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रॉयल्टी उस जगह से मिलता है ड्यू बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रोडक्शन। तो सॉल्ट वाटर लेक में सबसे लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज, in terms of volume of water it will be चिलिका, in terms of size it will be सांभर। ठीक है, देखो एक स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट, अभी तक कितना कुछ जानने को मिल गया यहां पर। ठीक, थोड़ा वुलर लेक की बात करें तो, अब वुलर लेक के बारे में लोकेशन की बात करें तो वुलर लेक का जो लोकेशन है वो कहां पे लोकेटेड है? वुलर लेक इज लोकेटेड इन दी हरामुख माउंटेन का जो फुट हिल्स है, हिमालय का ही पार्ट है, हरामुख माउंटेन्स का फुट हिल्स। सो वुलर लेक इज लोकेटेड इन दी फुट हिल्स ऑफ हरामुख माउंटेन्स, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कितना बड़ा साइज है? इट इज ऑफ 200 स्क्वायर किलोमीटर्स। वुलर लेक इज ऑफ 200 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट इज लोकेटेड, मैं बोल रहा था कहां पर लोकेटेड है, सोपुर एंड बांदीपुरा, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के, बांदीपुरा या बांदीपुर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, लेंथ वाइज देखें तो इट इज 24 किलोमीटर इन लेंथ और 10 किलोमीटर वाइड, एवरेज में, हाँ, ये 10 किलोमीटर वाइड है, 24 किलोमीटर लॉन्ग एंड 10 किलोमीटर वाइड है, इतना बड़ा है फ्रेश वाटर लेक ये। ठीक है, नाउ सबसे बड़ा चीज, वुलर लेक का पानी कहां से आता है? वुलर लेक का जो पानी है, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक कम्स फ्रॉम दी झेलम रिवर। वुलर लेक का सबसे ज्यादा पानी कहां से आता है? वुलर लेक का सबसे ज्यादा पानी आता है झेलम रिवर से। ऐसे देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर अगर देखोगे ऐसे, तो तुमको यहां दिखेगा कि इट इज वुलर लेक और झेलम रिवर ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आया है। ठीक है, दिस इज वुलर लेक। हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कृष्णा रिवर। ठीक है, ये हो गया झेलम रिवर। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे सकता है, वुलर लेक इतना बड़ा है तो उसके बीच में एक आइलैंड भी है। ठीक है, दैट द नेम ऑफ दैट आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड द जैना लंक। स्टार मार्क करके लिख के रखना, जैना लंक इज एन आइलैंड दैट इज सिचुएटेड इन द वुलर लेक। वुलर लेक के बीच में एक आइलैंड है, वहां ये लोकेटेड है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है, इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि किंग जैनल आबेदीन ने इसको खुदवाया था। कश्मीर के किंग थे जैनल आबेदीन, इन्होंने इसको खुदवाया था। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर पहले से एक लेक हुआ करता था जिसका नाम था सतीसार लेक, इसका नाम था सतीसार लेक। ठीक है, ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ दिन पहले एक चीज स्टडी कर रहा था तो मैंने यूट्यूब में एक चीज देखा कि G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस बहुत सालों से पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जो अशोकन पिलर के जो इंस्क्रिप्शन है उसके स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर किया था। तो जो क्वेश्चन है वो उसमें बार बार एक व्यक्ति का नाम आता है। मैं जब अगर हिस्ट्री के साथ जब क्वेश्चन करवाएंगे तो मैं इसको लाऊंगा देखना, तो उसमें बार बार एक आदमी के क्वेश्चन का मतलब रेफरेंस आता है। उसमें राइट आंसर वो नहीं होता है, जबकि जेम्स मिल का नाम आता है, जॉर्ज बाल का नाम आता है,
तो जो जॉर्ज बाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज G20 में इनके बारे में जो प्लाक्स हैं वो इरेक्ट किए गए हैं। G20 जब मीटिंग हो रहा था तो इनके बारे में वहां पर डिस्कशन हुआ है, तो क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा सकते हैं ना। तो क्वेश्चन कहां से पूछे जाए कोई सही नहीं है। यहाँ झीलम रिवर दिया हुआ है, उलर लेक दिया हुआ है, इन दोनों से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछ दे तुमको नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सतीसार लेक जो है उसका ये रेमनेंट है, एंशिएंट टाइम्स में एक लेक हुआ करता था, ये कहते हैं लोग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई माय स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेटमेंट 2, दैट इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का क्या खासियत है? कृष्णा रिवर का क्या खासियत है? चलो बात करते हैं कोलेरू लेक का। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इन आंध्र प्रदेश। वेरी नाइस। चलो, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। अच्छा, दूसरा चीज, कौन से दो रिवर के बीच में ये लोकेटेड है? ध्यान रखना, इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। इन दोनों रिवर्स के बीच में ये लोकेटेड है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इसका जो पानी है ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक, जो दो चीज होते हैं, बोल पाओगे क्या है? यूट्रॉफिक लेक, एक होता है यूट्रॉफिक लेक, एक होता है ओलिगोट्रॉफिक लेक। इसका एक बेसिक डिफरेंस है, बोल पाओगे क्या है? देयर आर सम ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। वन इज न्यू, अनदर इज ओल्ड। यस, मतलब ओल्ड न्यू का कॉन्सेप्ट जो है ठीक है, लगा सकते हैं हम लोग उस चीज को, मतलब जब बोल रहे हो तब लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि ओल्ड होता है और न्यू होता है, किस किस चीज के बेसिस पे वो ओल्ड या न्यू होता है, मतलब कब ये इसका ओल्ड और न्यू होने से क्या फर्क पड़ता है ना? न्यूट्रिएंट कंटेंट में डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, न्यूट्रिएंट कंटेंट में डिफरेंट ये होता है, जो यूट्रॉफिक लेक होता है इट्स ए लेक विथ हाई न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, इन यूट्रॉफिक लेक। इससे क्या होता है कि पानी जो होता है वो थोड़ा सा गंदा होता है ना, पुअर वाटर क्वालिटी। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एल्गी बहुत ज्यादा आएगा, हाई न्यूट्रिएंट है तो जो एल्गीज हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो जो टॉक्सिक एल्गीज हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर रहने से क्या लगता है, वो देखने में पानी जो होता है वो बहुत पुअर होता है, पुअर वाटर क्वालिटी। एक होता है दूसरा, दैट इज कॉल्ड दी ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक में यही चीज उल्टा होता है, ठीक है। ओलिगोट्रॉफिक लेक जो होता है वो कैसा लेक होता है? जहां पर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, वाटर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। लिख लेना, लो न्यूट्रिएंट। एनीवन? सुनो सर, गलती से माइक ओके ओके ओके, ठीक ठीक। यूट्रॉफिक लेक्स क्या होता है कि उसमें द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज हाई एंड वाटर क्वालिटी इज वेरी पुअर, जबकि ओलिगोट्रॉफिक में क्या होता है कि वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, बट न्यूट्रिएंट्स आर वेरी फ्यू। ठीक है। यूट्रोफिक लेक का और बहुत ज्यादा ये होता है कि यूट्रोफिक लेक में आप वो नहीं कर सकते हैं, जो सनलाइट है, अब क्योंकि एल्गी ज्यादा रहेगा तो सनलाइट बहुत नीचे तक नहीं जाता है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम, है ना। पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। चलो, कोलेरू लेक का अगर फोटो देखोगे तो उसमें एक बहुत सुंदर सा चीज लगा हुआ है, बिकॉज कोलेरू लेक इज ऑल्सो अ बर्ड सेंचुरी, कोलेरू बर्ड सेंचुरी। कोलेरू बर्ड सेंचुरी क्यों इतना ज्यादा फेमस है? बिकॉज ऑफ वहां देखोगे कि वहां जो बर्ड्स हैं उनके लिए जनरली एक ऐसा चीज बना दिया गया, ऐसा खंबा जैसा बना दिया है, और उसके ऊपर में ऐसा ऐसा एक चीज है, मतलब इतना बड़ा नहीं, मतलब इट्स लाइक अ प्लेट ऐसा है, उसके ऊपर चिड़िया जो है वो रहता है। देखना एक बार कोलेरू लेक का एक फोटो निकाल करके, अच्छा लगता है कोलेरू लेक।
चलो नाउ इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है। तो कृष्णा रिवर के साथ इसका डायरेक्ट कोई फीड करने का अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, बट इट इज फेड बाय टू सीजनल रिवर्स। जो कोलेरू लेक है, इट इज फेड बाय टू सीजनल रिवर्स। वन इज द बूदामेरू, one river is the Budameru river and another is the Tamleru river, ठीक है। इन दोनों रिवर के पानी से ही क्या फेड होता है, कोलेरू लेक। इन दोनों पानी ही, दोनों नदियों का पानी ही फेड करता है, ठीक है। अब इसका क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोलेरू लेक का वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करता है कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन में, क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, अचानक फ्लड्स बहुत ज्यादा आता है, तो जो फ्लड है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो हमारा फ्लड बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, उसमें ये कोलेरू लेक जो है बहुत ज्यादा काम करता है। बट स्टेटमेंट वाइज इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज कृष्णा रिवर डज नॉट डायरेक्टली फीड्स इट, बट इट फीड्स थ्रू सम चैनल्स, ठीक है। डायरेक्टली फीड, देखो एक्सट्रीम वर्ड आ गया ना, तो उसी में थोड़ा सा शक करना है, ठीक है ना, थोड़ा एनालाइज करना है कि डायरेक्टली है मतलब यहीं पे गड़बड़ है। डायरेक्टली फीड नहीं करता, बट ऑफ कोर्स फीड तो करता ही है थ्रू डिफरेंट ड्रेन्स एंड चैनल्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। इन सभी चीजों को, इन सभी वाटर बॉडीज को जब हम लोग हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे तब हम लोग इन सब चीजों को बार बार पढ़ेंगे, जो हाइड्रोस्फेयर हम लोग पढ़ते हैं। नाउ मिएंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर फ्रॉम द कन्वर लेक, दो रिवर्स का नाम है यहां पर, दोनों रिवर देख लेंगे, गंडक रिवर एंड कन्वर लेक। सॉरी, रिवर का नाम गंडक रिवर है और लेक का नाम है कन्वर लेक। नाउ गंडक रिवर नाम सुने हो, किस रिवर सिस्टम का पार्ट है गंडक रिवर? गंगा। ठीक है, गंगा। अच्छा, अगर देखें तो व्हाट इज मिएंडरिंग? व्हाट इज मिएंडरिंग? मिएंडरिंग अगर देखें तो रिवर ऐसे 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 जाता है ना, अगर हम लोग रिवर, प्रोसेस है। एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसमें जब रिवर जब ऐसे ऐसे मूव करता है तो दीज आर कॉल्ड मिएंडर्स। और मिएंडर्स में क्या होता है कि जनरली ये जो मिएंडर है, इसके वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सम ऑक्सबो लेक्स। यहां पर ऐसा लेक टाइप का फॉर्म हो जाएगा, यहां पर ऐसा लेक टाइप का फॉर्म हो जाता है। दीज आर कॉल्ड द ऑक्सबो लेक, ऐसा लेक टाइप का फॉर्म होता है। सो वंस दिस कंवर लेक और द कंवर झील, लोकली इसको कंवर झील के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर है? इट इज लोकेटेड इन बिहार। इट इज लोकेटेड इन बिहार, इन बेगूसराय, है ना। बेगूसराय के बहुत करीब कंवर झील लोकेटेड है। और ये किसके मिएंडर होने से हुआ है? नॉट ऑफ गंडक रिवर बट बूढ़ी गंडक रिवर, ठीक है। दोनों अलग अलग रिवर है। रिवर बूढ़ी गंडक के मिएंडरिंग से जो ऑक्सबो लेक बना है, बिकॉज कंवर लेक और कंवर झील इज एन ऑक्सबो लेक, और एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ऐसा बोला जाता है इसको, ठीक है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। टर्म्स को ध्यान देना, कंवर झील क्या है? इट्स अ ऑक्सबो लेक। कैसा ऑक्सबो लेक? जो मैंने बताया, ऐसे ऐसे जाएगा तो यहां पर जो झील फॉर्म होता है, इट इज कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस से धीरे धीरे क्रिएट होता है। तो ये कंवर लेक जो है, इट इज एशियाज लार्जेस्ट लेक, ऐसा मत लिख देना, दो स्पेसिफिकेशन है इसमें। एशियाज लार्जेस्ट, फर्स्ट इज फ्रेश वाटर, दूसरा ऑक्सबो लेक। अब बोलोगे सर इंडिया का लार्जेस्ट तो आपने फ्रेश वाटर उलर बोला था, बट इसीलिए यहां पर ऑक्सबो लेक जो है ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंवर झील इज द एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, ठीक है।
ठीक है। अब जो कंवर लेक है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है इंडिया में, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते थे वो इतना ज्यादा इसमें रहते थे कि इतना ज्यादा पोचिंग होता था वहां पर, बर्ड्स को मार दिया जाना, बर्ड्स के ऊपर अत्याचार करना, दिस वाज वेरी कॉमन इन दिस प्लेस बिकॉज नोटिफाइड नहीं था ये बहुत सालों तक। सो इन 1989 गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कंवर झील एज अ नोटिफाइड बर्ड सेंचुरी। ये एक नोटिफाइड बर्ड सेंचुरी है। इट वाज नोटिफाइड इन 1929 एज कंवर झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, 1989 में इसको कंवर झील बर्ड सेंचुरी का नाम दे दिया गया। नाउ एक दूसरा और एक राजस्थान में बर्ड सेंचुरी है बहुत बड़ा, जिसका क्वेश्चन इस बार उसमें भी पूछा गया था शायद एपीएससी में। हाँ, एपीएससी में पूछा गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट इज कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये? केवलादेव बर्ड सेंचुरी या केवलादेव नेशनल पार्क? इन विच स्टेट केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड? राजस्थान। इट इज लोकेटेड इन भरतपुर, राजस्थान। उससे ये 6 टाइम्स बड़ा है। इन भरतपुर, राजस्थान, उससे ये 6 टाइम्स बड़ा है। कितना बड़ा है? इट इज ऑफ 15,000 एकर्स ऑफ लैंड। केवलादेव भरतपुर से ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। कंवर झील, कंवर झील कहां पर लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। कौन सा नदी का रिवर इसमें, कौन सा नदी के मिएंडरिंग से फॉर्म हुआ है? फ्रॉम दी नॉट ऑफ द गंडक रिवर बट दी बूढ़ी गंडक रिवर। अब वो रिवर उतना ज्यादा है ही नहीं। अब तुमको देख के लगेगा ये रिवर का पानी इतना ज्यादा आ गया था ना, उस बूढ़ी गंडक में भी उतना ज्यादा पानी है नहीं, थोड़ा एक चैनल जैसा है। और बोला जाता है कभी कभी तो इतना सूख गया है कहीं कहीं पर दिखता भी नहीं है, वो है ही नहीं वो नदी, ऐसा जगह है। लेकिन उस नदी ने जो लेक बनाया था वो अभी तक है। ठीक है। हेंस स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। हाँ, लेकिन जो बूढ़ी गंडक का पानी है एक्चुअल में उसके भी और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं, वहां से उसको कहीं कहीं पर पानी मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो रिवर गंडक और रिवर बूढ़ी गंडक को पढ़ना अच्छे से बहुत जरूरी है। चलो, जब रिवर पढ़ेंगे तब इस चीज को और अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ओनली वन स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हियर। ठीक है। Only one statement will be correct here. This one. Consider the following pairs. इन सब pairs को थोड़ा let me have the answer. 1 मिनट का टाइम लो, आंसर करने का कोशिश करो। आंसर कैसे भी माइक ऑन करके भी दे सकते हो और टेक्स्ट में भी लिख सकते हो योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है। अब ये चीज अगर देखें तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू समहाउ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड होगा और अगर थोड़ा इसको मॉडिफाई करके समझे तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ज्योग्राफी बिकॉज ऑफ मैपिंग। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से तो ये रिलेटेड है ही, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पोर्ट, रोड, रेलवेज, एयरवेज, इन सबको भी हम लोग को डील करना पड़ता है। तो अगर देखें तो सबसे पहला चीज कामराज एयरपोर्ट क्या है, ये कहां पर लोकेटेड है?
पोर्ट है तो मतलब समुद्र में, कौन से कोस्ट में लोकेटेड होगा, चलो इतना बता दो। चेन्नई, हाँ, तमिलनाडु। यस। अगर हम लोग ये देखें, ये अगर इंडिया का पेनिनसुलर कोस्ट है तो इसका सबसे मेजर जो है दैट इज चेन्नई पोर्ट जो है, ये बहुत मेजर पोर्ट है एक कोरोमेंडल कोस्ट का ना। चेन्नई पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, तो विशाखापत्तनम और चेन्नई के बीच में जो मेजर पोर्ट्स में से एन्नोर पोर्ट या कामराजार पोर्ट जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट है एक। इट इज लोकेटेड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई। चेन्नई पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। वहां से 15 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ के तरफ ये लोकेटेड है। नाउ 15 to 20 किलोमीटर ऐसा ही है, मैं एग्जैक्ट 15 बोल रहा हूं बट थोड़ा सा वेरी कर सकता है, डिस्टेंस देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ जो स्टेटमेंट है कि इट इज फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, दैट इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब तुम्हारे लिए ये कहां पे काम आएगा, ये क्वेश्चन घुमा करके तुमको पूछ दे सकता है ना कभी कि विच पोर्ट इन इंडिया इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया दैट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक के लिए बना हुआ कंपनी, इसके नाम से ये रजिस्टर्ड हुआ है, कामराजार पोर्ट के नाम से, ठीक है। किसके थ्रू? थ्रू द इंडियन पोर्ट्स एक्ट। इंडियन पोर्ट्स एक्ट एक एक्ट बना था, इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो एक्ट बना था इन 1908, ब्रिटिश टाइम का एक्ट था, उसके बेसिस पे इसका जो रजिस्टर्ड हुआ था एज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। और 1999 में इसको एन्नोर पोर्ट के नाम से, एन्नोर पोर्ट के नाम से इसका कंपनीज एक्ट के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, कंपनीज एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट और कंपनीज एक्ट के थ्रू 1999 में फर्स्ट इंडिया में कोई एक पोर्ट जो एक पब्लिक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, कॉर्पोरेट कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें पहला जो है पोर्ट दैट इज कामराजार पोर्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन, कहां पे? इन कोरोमेंडल कोस्ट, 24 किलोमीटर टू चेन्नई, मतलब तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग दूसरे पोर्ट की, मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट। प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट मतलब किसका ओनरशिप है मुंद्रा पोर्ट में? बार बार बोलते रहता हूं मैं ये चीज। ये अदानी का पोर्ट है, ठीक है। वेयर इट इज लोकेटेड? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात। इट इज लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहां पर जेठालाल का घर है, उस कच्छी माड़ू बोलता है ना वो, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। और ये गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहां पर लोकेटेड, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। विशाखापत्तनम की बात करें तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया मतलब इंडिया में कौन सा पोर्ट जो है दैट इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट? क्या लगता है, इज दिस करेक्ट? विशाखापत्तनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है क्या? नहीं है। कौन सा है? विशाखापट्टनम तो लार्जेस्ट पोर्ट है। यस, वेरी नाइस। विशाखापत्तनम इज द लार्जेस्ट पोर्ट, कहां पर? इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट में तो फिर वो मुंद्रा पोर्ट आ जाएगा, दैट इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, या नॉर्मली लार्जेस्ट पोर्ट ही है वो। नाउ ईस्टर्न कोस्ट में लार्जेस्ट पोर्ट इज विशाखापत्तनम, है ना, बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी कहां पर है? कहां पर लोकेटेड है? इन मुंबई। मुंबई बोलोगे तो करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, हाफ करेक्ट हो जाएगा। नहीं, फिर भी नहीं होगा, नवी मुंबई बोलना पड़ेगा, है ना, हाफ करेक्ट हो जाएगा नहीं तो। इट्स नवी मुंबई। ब्रिज बना है नवी। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, अटल सेतु, है ना, नवी मुंबई।
ठीक है। और ये बहुत बड़ा, ये पहला था इंडिया का ऐसा कंटेनर डील करता था, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर डील करता था। और इंडिया का टोटल जितना कंटेनराइज्ड कार्गो है इंडिया का, उसका 50% यहीं से डील होता था। हाँ, कब से है ये इंडिया में, कब से कमीशन हुआ है? फ्रॉम 1989, मई 1989 से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई पोर्ट या नेवा शेवा पोर्ट जिसको बोलते हैं, ये एस्टैब्लिश हुआ है, मतलब काम करना शुरू किया है। ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी इट्स ऑलमोस्ट 25 और 26 उसका रैंकिंग है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का, मैंने कंटेनर डील करने के बेसिस पे उसका। ठीक है। सो 2 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ओनली 2 पेयर्स। ठीक है। तो ऐसे करके चीजों को थोड़ा सा अगर एनालिसिस करो तो एक स्टेटमेंट से 4-5 कॉन्सेप्ट्स निकाल के लाओ। मुंद्रा पोर्ट है, प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, कौन ओन करता है? अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अदानी का अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट भी विल बिकम अदानी का पोर्ट। चलो, नाउ दिस वन रिलेटेड, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा देखो फॉर 30 सेकेंड्स, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। जैक फ्रूट, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। Now, how many of the above are deciduous trees? Now, what are deciduous trees? Deciduous मतलब क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं साल हाँ, में। पतझड़ का जो समय आता है तब जब झड़ जाते हैं, साल में 1 बार हो 2 बार हो, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। अब डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कौन से ट्रीज होते हैं? दोज आर डेसिडुअस ट्रीज। और सीजनली क्या करते हैं? डेसिडुअस ट्री के जो लीव्स हैं वो झड़ जाते हैं, पत्ते। ठीक है। अब इनमें से कौन सा पेड़ जो है वो डेसिडुअस है? क्या लगता है? थोड़ा सोचो जरा। इनको हम लोग, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं कभी कभार, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट्स। ठीक है। एंड देर आर, अगर देखें तो देर आर मॉइस्ट deciduous forests also, there are tropical deciduous forests, है ना, ड्राई deciduous forest होता है। अब ये किसके बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। एक जगह जितना रेनफॉल रिसीव करता है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वहां ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल हम लोगों को दिखता है इन दी ट्रॉपिकल deciduous फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है ना। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे हम लोग मॉइस्ट और ड्राई डिसाइड करते हैं। ठीक है। एक तो ये दोनों ट्रॉपिकल ही है एक्चुअल में, जो मॉइस्ट है और ड्राई है ये ऑन द बेसिस ऑफ वाटर का अवेलेबिलिटी हम लोग इसको मॉइस्ट या ड्राई बोलते हैं। मतलब मॉइस्ट कौन सा होगा? जिसमें थोड़ा तो पानी ज्यादा रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 100 to 200 सेंटीमीटर का जो मेरा रेनफॉल रहेगा, दैट विल बी नोन एज द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरियाज। और जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रहता है वहां पर क्या रहेगा? इट इज ऑलमोस्ट 70 to 100, सो इट विल बी कॉल्ड द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस मतलब जो पत्ते झड़ जाते हैं, जिसके सीजनली साल में 1 बार हो 2 बार हो कहीं पर भी, तो जनरली दे आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल होता है। और उसी के बेसिस में जहां पर 70 से 100 होता है उसको हम लोग ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, और जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर का सालाना बारिश होता है उसको हम लोग मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। नाउ अगर बात करें कि कहां पर मिलता है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एनी आइडिया? यानी जियोग्राफिकल लोकेशन बोल सकते हो, एक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम लोगों को कहां पर मिलेगा? देखो, मॉनसून के साथ रिलेट करो। मॉनसून का सबसे पहला सबसे ज्यादा बारिश, मतलब जो हमारा इनकमिंग मॉनसून होता है, जो एडवांसिंग मॉनसून होता है ना, जो हमारा समर मॉनसून होता है, उसका सबसे ज्यादा बारिश हम लोगों को जनरली कहां देखने को मिलता है?
एनीवन? सबसे ज्यादा मॉनसूनल रेनफॉल नॉर्थ साउथ मॉनसून कहां देखने को मिलता है हम लोगों को? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं ना हम लोग उसको, जो एडवांसिंग मॉनसून होता है, बिकॉज उसका कैसा होता है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो एयर है उसका मूवमेंट होता है, ऐसा है ना। अगर हम लोग बात करें, वेस्टर्न घाट्स। हाँ, एक तो वेस्टर्न घाट, दूसरा कहां? नॉर्थ ईस्ट, है ना। अगर हम लोग मॉनसून को देखें, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास वेजिटेशन का, बट उससे कितना कुछ चीजों का आइडिया तुमको लग जाएगा, रिवीजन भी हो जाता है, अगर तुमको आता है तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो टाइप का मॉनसून होता है इंडिया में, मतलब जो बारिश होता है इंडिया में, जो रेन कैरिंग क्लाउड्स है या रेन कैरिंग विंड्स है, वो इंडिया में दो टाइम पर, दो टाइम, एक तो समर के टाइम पे। समर के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि ये जगह बहुत गर्म होता है इंडिया का, ये जो जगह है इंडिया का, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो क्या होता है कि इन सब जगहों से जो ये समुद्र है, क्योंकि यहां पर तो ये तो पर्शियन गल्फ है अपना, यहां पर जाकर के फिर रेड सी है, अफ्रीका आ जाएगा, यहां मादागास्कर, ये जगह तो पूरा पानी पानी है। अब इस जगह से क्या होगा, जो मॉइस्चर लेकर के जो विंड है, क्योंकि विंड यहां पर तो गर्म है ना, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो ये जो गर्म जगह है ये इन यहां से विंड्स को खींचता है अपने तरफ, ठीक है, यहां से मॉइस्चर लेकर के विंड्स को खींचता है। अब यहां पर तो अपना वेस्टर्न घाट्स है, यहां पर अपना है वेस्टर्न घाट्स पर्वत। अब जो यहां पर वेस्टर्न घाट पर्वत है, ये इन वाटर कैरिंग विंड्स को रोक लेता है, क्लाउड फॉर्म होता है, यहां पर बारिश हो जाता है, पहला चीज। तो जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा वो तुमको एक तो यहां पर मिलेगा इन वेस्टर्न घाट्स, दूसरा कहां पर मिलेगा, ये जो यहां से रेन कैरिंग विंड्स है, ये तो जा रहे हैं ना यहां, इसमें तो पानी है, जाकर के कहां टकराते हैं, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट में जाकर टकरा है, तो वहां पर भी तुमको मिल जाएगा ये चीज। सो दिस इज दैट्स व्हाई कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। यही चीज जब घूम करके फिर वापस आता है, क्यों, कुछ विंड्स यहां से जो यहां पर रहते हैं, और क्योंकि तब ये जगह बहुत ठंडा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड समर मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवांसिंग मॉनसून, इनकमिंग मॉनसून, मॉनसून आ रहा है। एक होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, तब क्या होता है कि मॉनसून वापस जाता है, तब क्या होगा, क्योंकि ये जगह तब ठंडा हो चुका है, अब क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा जल्दी गर्म भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, इन कंपैरिजन विद कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि ये तो तब गर्म ही है, अब ये तो विंड को बुलाएगा अपने तरफ, क्योंकि यहां जो ध्यान रखना, अगर कोई गर्म जगह है तो इससे हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होता है, तो जो आसपास के हवा है वो इस गर्म जगह पे वापस आने लगते हैं, है ना। ऐसे ही चैनल्स बनता है, ये ऊपर गया ठंडा हुआ, फिर ये आगे जाकर के कहीं गिरेगा, तो ऐसे हवा में ऐसे जो चैनल्स है वो बनते हैं। अब ये जो है एक टाइम पे वापस आता है, कब, जब यहां पर विंटर होता है, तो तब इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है, तब हम लोग इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। अब रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब कैसा, ये मॉनसून तब वापस जा रहा होता है, और जब वापस जा रहा होता है तब उसके पास वेस्टर्न घाट जैसा रोकने का कुछ नहीं होता है, चेन्नई वाला जो एरिया है उसके अलावा। तो वहां क्या होता है, वहां हम लोगों को बारिश दिखता है। चेन्नई जो है तमिलनाडु का जो पार्ट है, जो मेरा कावेरी बेसिन है, उस जगह पे हम लोगों को उस समय ठंड के टाइम बहुत ज्यादा बारिश दिखता है, जो लास्ट ईयर में हम लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में जो चेन्नई में फ्लड्स दिखाए हम लोगों को, है ना, वो भी इसी कारण से दिखा है, ठीक है। तो जनरली अगर देखें तो जहां पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, मतलब कौन सा जगह, एक तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहां पर हम लोगों को क्या दिखता है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम लोगों को इस जगह पर दिखता है। कहां पर, पहला तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कहां, ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखेगा। दूसरा हम लोगों को वेस्टर्न घाट्स में दिखेगा, वेस्टर्न घाट। दूसरा उड़ीसा के कुछ जगह में हम लोगों को दिखता है, उड़ीसा के कुछ जगह में हम लोगों को दिखता है ना। वहां पर कैसे पेड़ मिलेंगे तुमको, यू विल गेट टीक देयर, टीक मॉइस्ट रहता है, देखना जो भीगे हुए लकड़ी होते हैं उससे फर्नीचर्स अच्छे नहीं बनते हैं, लेकिन जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो लकड़ी होते हैं उससे फर्नीचर्स बनाना, उसको मोल्ड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, तो टीक हो गया। दूसरा एक बहुत ज्यादा
फेमस लकड़ी है एक, बोल पाओगे क्या, जिससे बहुत ज्यादा फर्नीचर बनता है, लोग अभी भी प्रेफर करते हैं वही? आरु बेटा? साल काट, साल सेगुन, साल साल है ना, साल কাঠৰ বস্তু যদি এতিয়াও পোৱা মানুহ বা সাল কাঠৰ নেকি এনেকে কৈ থাকে ন, সো দ্যাটস ওয়াই। তো টিক, সাল, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে পোৱা যায় আৰু এটা দীঘল গছ হয়, কপা যে থাকে, কপা যে উৰি উৰি আহে, শিমুল, হা, আমলা, these are all examples of moist deciduous trees, likhi loba lagile. And mahua also, mahua is also a moist deciduous, moist, dry nahi, moist, moist deciduous, sal, simul, amla, sandalwood also, chandan, ठीक। so these are some examples जो यहां पर मिलते, दे आर मेन वेजिटेशंस ऑफ दोज फॉरेस्ट्स। नाउ अगर बात करें जैक फ्रूट का, तो जैक फ्रूट कटहल, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, है ना। अच्छा, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां पर मिलता है जनरली हम लोगों को? जहां पर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो बारिश है वो जब इस तरफ ट्रेवल करते रहता है तो जब कम होता जाता है, तो बिहार, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों में तुमको क्या मिलेगा, ये सब बहुत ज्यादा मिलेगा। इन सब जगहों पे तुमको जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, क्योंकि वो जो रेन शैडो एरियाज है वहां पर ही हम लोग को सबसे ज्यादा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। अगर बात करें जैक फ्रूट की, कथल केने कुआ, कथल और ए पात खरेने की, हाँ ठीक है, और ये सिर्फ ट्रॉपिकल एशिया में ही मिलेगा तुमको, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों में तुमको मिलेगा। ठीक है ना। सो जैक फ्रूट इज अ एवरग्रीन ट्री, मतलब जिसका पत्ता कभी झड़ता नहीं है। इट इज द लार्जेस्ट ट्री बोर्न फ्रूट, जैक फ्रूट जो होता है ना, एवरग्रीन ट्री है, या एवरग्रीन वेजिटेशन जहां पर दिखेगा तुमको वहां पर ये बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, चलो हो गया ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We will continue this series up till geography is getting completed. Geography हम लोग complete करेंगे, उसके बाद we will move on to the other things. India has more arable area than China. Now India and China से related question exam में expect करना है, comparison type questions. क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। What is arable land?
व्हाट इज एरेबल एरिया या एरेबल लैंड? जिसमें खेती कर सकते हैं, बंजर नहीं है। हाँ हाँ, जिसको हम लोग हल वल चला करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिसमें कोई भी खेती हो, जरूरी नहीं है कि चावल ही होना है, जरूरी नहीं है कि गेहूं ही होना है, कुछ तो वहां से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो एरेबल इज एरेबल एरिया अलग चीज है, टोटल जो लैंड होगा एरेबल, उसको हम लोग एरेबल एरिया बोलेंगे, लेकिन उसका टर्म जो आया वो एरेबल लैंड से आया है। सो एरेबल लैंड इज अ लैंड that is plowed and tilled, टीलर होता है जिससे टील करते हैं, plowed and tilled regularly, मतलब खेती होता है कि नहीं होता वो बात अलग है, इसमें हल चलाया जाता है या चलाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे केसेस में इंडिया हैज द हाईएस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया, अगर बात करें इंडिया का, सो दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन देखोगे तो अभी जैसे, क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बोलता हूं, PYQs फिर से बोल रहा हूं एक बार। अब इंडिया है, चाइना है, तुम्हारा छोटा दिमाग काम नहीं करेगा तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है, IR में ढूंढते रह जाओगे कहां पर एरेबल एरिया के बारे में बात किया है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। सर ये क्वेश्चन कहां से आया है? क्वेश्चन दो जगह से आ सकता है। एरेबल एरिया का जो मेंशन है तुमको एक तो ज्योग्राफी में मिलेगा जब एग्रीकल्चर का रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ोगे, दूसरा यू विल गेट दिस इन इकोनॉमिक्स जब इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो, है ना। तो इसीलिए PYQ सर इंपॉर्टेंट, कहां मिलेगा कहां तुमको वो चीज, है ना। सो इंडिया एंड चाइना आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। एंड जो एरेबल लैंड है वो चाइना का है ऑलमोस्ट 120 मिलियन हेक्टेयर्स, चाइना का जो है 120 मिलियन हेक्टेयर्स है। ध्यान देना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंस अटेम्प्ट करने जा रहा है इस बार उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एरेबल एरिया कितना है, कितना जगह है जहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 156 मिलियन हेक्टेयर्स। वर्ल्ड में सबसे बड़ा हमारे पास ही है, चाइना इज द सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। हम लोगों ने जो एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट है एक साथ में स्टार्ट किया है ना। जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब वहां पर भी उन्होंने भी धीरे धीरे 1960s 1970s में HYB सीड्स को लाना शुरू किया था वहां पर, क्योंकि पूरे चाइना में तो खेती होता नहीं है, चाइना के सिर्फ एक पार्ट में खेती होता है ना। चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट है, उसी में सबसे ज्यादा खेती वगैरह होता है, बाकी तो बंजर ही पड़ा हुआ है सबसे ज्यादा, ठीक है। बाकी यहाँ तो टिबेटन प्लेट्यू में तो खेती होता ही नहीं है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया, कितना है, चाइना के पास 120 मिलियन हेक्टेयर्स है, इंडिया के पास 156 मिलियन हेक्टेयर्स है, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। चाइना का इरिगेशन कवर कितना है, इट इज ऑलमोस्ट 41% ऑफ दी 41% जो एरिया है, 41% ऑफ क्या, टोटल एरिया ऑफ लैंड नहीं, 40% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, जितना फसल लगा हुआ एरिया है, जिसमें खेती हुआ है, ऐसे एरिया का 41% इज अंडर कवर्ड अंडर इरिगेशन। जो इरिगेशन कवर है वो चाइना का 41% है। इंडिया का कितना है, इंडिया का कितना, एनी आइडिया इंडिया का कितना है? 41 से ज्यादा है, कम है? ज्यादा होगा। क्यों? मतलब आंसर इज करेक्ट, ऑफ कोर्स इंडिया का इरिगेशन कवर ज्यादा है, लेकिन क्यों है ऐसा? एनी आइडिया? इंडिया में बहुत सारे रिवर सिस्टम है, जैसे कावेरी। हाँ, हमारे पास जो नेचुरल वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, चाइना के पास वो नहीं है। मैंने बताया ना, जो पहला स्टेटमेंट मैंने बताया, देखो फ्रेश वाटर लेक पढ़ रहे थे हम लोग तब, मैंने बताया रशिया के पास बहुत ज्यादा पानी है, बट ज्यादातर पानी उसके पास फ्रोजन है, वो यूज नहीं कर सकते। चाइना के पास उतना ज्यादा फ्रेश वाटर नहीं है, पानी है ही नहीं उसके पास ज्यादा। इंडिया के पास अगर देखा जाए तो रशिया के बाद सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर इंडिया के पास है। हमारे पास भी फ्रोजन फ्रेश वाटर है इन द हिमालयास, पिघला तो सकते नहीं उसको, जब पानी का जरूरत पड़ेगा वो तो नेचुरली पिघलेगा जब पिघलेगा। तो हमारे पास ये एक एडवांटेज है हमारा, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 48% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया दैट इज अंडर इरिगेशन, और इरिगेशन कवर जिसमें है, इरिगेटेड एरिया जो है हमारा 48% ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया है। तो इससे फायदा क्या होता है,
इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि लोग फसल ज्यादा लगाते हैं। बिकॉज चाइना का जो टोटल सोन एरिया है, सोन एरिया मतलब जहां पर फसल लगा दिया गया है, चाइना का टोटल सोन एरिया इज 166, लिख लेना, सोन एरिया मतलब जहां पर फसल लगा हुआ है। टोटल सोन एरिया का, चाइना का टोटल सोन एरिया इज 166 मिलियन हेक्टेयर्स। कंपैरिजन देखोगे लास्ट में अच्छे से, टोटल चाइना के पास 120 मिलियन हेक्टेयर्स का एरेबल एरिया है। एरेबल एरिया मतलब जहां पर खेती किया जा सकता है, ठीक है। उसमें से चाइना का टोटल सोन एरिया है 166 मिलियन हेक्टेयर्स। इंडिया का, अब ये ग्रॉस है, हाँ, इसमें नेट निकालोगे मतलब सोन एरिया है, सोन एरिया नहीं है, काट दोगे फसल जहां पर कल्टीवेटेड एरिया। अब लोग ऐसे भी खेती कर रहे होंगे, कहीं पर एरेबल लैंड नहीं है, वहां बिल्डिंग्स के ऊपर खेती कर रहे होंगे, कहीं पर एक ही जगह पर दो तरीके का खेती हो रहा होगा, है ना। तो क्या है, इट्स ग्रॉस। इंडिया का इस मामले में, इंडिया का क्या है, 198 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ सोन एरिया है जहां पर फसल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग टोटल प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की अगर बात करें, तो चाइना का उस ज्यादा है, चाइना का ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चाइना का बहुत ज्यादा है। और हम लोग आउटपुट का वैल्यू भी देखें, बिकॉज चाइना का करेंसी का वैल्यू है, और ऊपर से चाइना ने क्या किया है, इसको बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया। हम लोग अभी भी इंडिया का, मैं कह सकता हूं 20 to 30%, मे बी मोर देन दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज फॉर सस्टेनेबल, मतलब सस्टेन करने के लिए, फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल बोल रहा हूं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जस्ट जिंदा रहने के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए ही लोग जो खेती करते हैं, आधा उसमें से खुद के कंजम्पशन के लिए ही करते हैं, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस कि मैं सरप्लस बेचूंगा, ये लोगों का ख्याल रहता है। अभी भी गांव में अगर देखोगे तो बहुत सारे जो धान है, आलू है, इन सब का खेती, नॉट ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टोबैको जो करते हैं, या जो कॉर्न कर रहा है, क्योंकि कॉर्न घर में रख के फायदा है नहीं उसको, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में हमारे आसपास इतना ज्यादा ये सब खेती जो कमर्शियल बेसिस पे होता है, व्हीट, अब व्हीट को लोग क्या करते हैं, जो राइस, इनका क्या करते हैं, पहले घर में रखेंगे, जो सरप्लस होगा उसको बेचेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा बेच दो, पैसा आ जाए उससे खरीदो, अलग बात है ना। तो चाइना का जो टोटल आउटपुट है, इट इज मोर देन 1000 बिलियन रुपीज, सॉरी डॉलर। चाइना का जो टोटल आउटपुट वैल्यू है, एग्रीकल्चरल आउटपुट वैल्यू अगर देखोगे, इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 15 समथिंग, ऐसे लिख लेना, 1500 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। 1500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, मैं तो कम ही बोल रहा हूं। ऑलमोस्ट 1500 बिलियन डॉलर्स का चाइना का एग्रीकल्चरल आउटपुट वैल्यू है, जबकि इंडिया का इट इज नॉट इवन 500 बिलियन डॉलर्स। तो हम लोग कहां पीछे छूट जा रहे हैं, समझ रहे हो। हम लोग बोल रहे हैं चाइना का खिलौना नहीं खरीदोगे तो चाइना पागल हो जाएगा, कल से चाइना का मोबाइल नहीं खरीदोगे तो चाइना पागल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो इंडिया सबसे पहले बंद कर देता, है ना। इंडिया गवर्नमेंट अगर लगता कि चाइना का मोबाइल खरीदने से, और चाइना का तुमको अगर चाइना का वो खरीद लो, टॉय खरीद लो, तो शायद मतलब बंद कर दो तो शायद चाइना खत्म हो जाए कल, ठीक है। इंडिया का वैसा नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्या लगता है? इरिगेशन है हमारे पास, एरेबल एरिया हमारे पास ज्यादा है, तो क्यों प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा नहीं है? चाइना के पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, और उनका गवर्नमेंट कम्युनिस्ट है। हाँ, वहां सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। अगर फैक्ट की बात करें तो पहला एक फैक्ट है, लिख के रखना ये सब चीज, नोटेड रखना, क्योंकि जब रियलाइज करोगे ना चीजों को, अभी तुमको मैं हमेशा बोलता हूँ एज ए सिविल सर्वेंट, अगर सोच रहे हो तो चीजों को थोड़ा अलग तरीके से रियलाइज करो, लोगों के जैसा नहीं चाय दुकान में बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं। चाइना है, वहां शी जिनपिंग के पास अगर कोई जाता है ना किसान बोलने के लिए कुछ, तो वो उसको मार देता है। ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट पे बात करो। देखो 2016 तक अगर देखें, 2016 में जो डेटा 2016 में आया था, तो चाइना का खुद का फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन है दैट इज 503 केजी पर हेक्टेयर। एनवायरमेंट का बात कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो टोटल डिमांड है चाइना में, सॉरी जो टोटल कंजम्पशन है, इट वाज 503 केजी पर हेक्टेयर ऑफ एरेबल लैंड, है ना। 503 केजी पर हेक्टेयर
इंडिया का कितना था? केमिकल फर्टिलाइजर देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ही मेरा प्रोडक्टिविटी आजकल, इन केस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, तुम बैठे रहोगे कि मैं गोबर डालूंगा, तो कुछ नहीं आएगा, उससे कुछ फायदा नहीं है तुमको। इंडिया का कितना है? एनी आइडिया? इट्स 166 kg ओनली पर हेक्टेयर ऑफ एरेबल लैंड। एक हेक्टेयर में सिर्फ 166 kg हम लोग फर्टिलाइजर्स ऑन एन एवरेज यूज करते हैं, जबकि चाइना 503 kgs यूज करता है फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर। मेरा डेटा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये तो 2016 का ही बोल रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, तो इससे क्या होता है कि चाइना का कभी कभार किसी किसी क्रॉप में तो 100% प्रोडक्टिविटी दिखता है। इंडिया में जैसे वो फसल बर्बाद हो जाता है ना, कभी कभार बोलते हैं ना कि इस बार फसल बर्बाद हो गया है, इस बार अमुक फसल बर्बाद हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि 100% भी कभी कभार देखा जाता है कि प्रोडक्टिविटी किसी किसी फसल का, सभी फसल का नहीं। और इसमें क्या है कि इंडिया से जो एग्रीकल्चरल यील्ड है, यील्ड मतलब फसल का आउटपुट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज लोअर देन दैट ऑफ चाइना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लोअर है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। यस, सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना देख करके इसको इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन समझ लेना, मतलब ये नादानी है। और ये जो कंपैरेटिव स्टडी है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं पढ़ोगे। जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तब देखोगे ये कंपैरिजन बार बार आएगा। चाइना के साथ कंपैरिजन, यूएस के साथ कंपैरिजन, यूरोप के साथ कंपैरिजन, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन, जो भी एग्रीकल्चरली रिच कंट्रीज है उसके साथ कंपैरिजन बार बार क्वेश्चंस में ही तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया? 3 है ना। क्वेश्चंस को जितना डील करोगे ना, उतना देखोगे खुद चीजों को समझने लग जाओगे, कौन सा चीज कहां पढ़ना है। ठीक है, सर, हाँ चाइना में फ्लडिंग कंडीशन कैसा है? इतना प्रोडक्टिविटी उनका है तो। हाँ, दिस इज नाइस क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में क्या है, चाइना का एक दूसरा फायदा भी उसको मिलता है, उसका जो कॉलोनियल हिस्ट्री है। अगर हम लोग हिस्ट्री से देखें तो चाइना हैज बीन वन ऑफ दोज कंट्रीज, हम लोग ने भी किया है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन चाइना ने इस चीज को बहुत ज्यादा आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, चाइना ने इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। सोच रहे हो, हम लोग को डिसकंटिन्यू करना पड़ा बिकॉज ऑफ चर्चिल। छोड़ देते हैं चर्चिल का बात, क्योंकि उस समय जो फमाइन वमाइन वगैरह इंडिया में आया, सब खाना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लेके चला गया, तो इंडिया में तब लोगों का पेट भरना। और दूसरा हमारे पास जो पार्टीशन का जो प्रॉब्लम था, है ना, इंडिया में, मैं देखो अगर हिस्टोरिकल बोलो एकदम शुरू से अगर चीजों को समझो, तो पार्टीशन वाज वन ऑफ दोस थिंग जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है ना, जो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर जो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को हम लोगों को फीड करना पड़ा। एक्सपोर्ट तो छोड़ ही दो, बट चाइना इस चीज पे आगे कैसे रह गया कि उसने इस चीज को बहुत ज्यादा कम होने नहीं दिया। प्रोडक्टिविटी अच्छा था तो ये एक्सपोर्ट करता गया। तो चाइना में जो है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, उसको वो अभी भी हेल्प करता है चाइना को। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो रुका नहीं ना, हमने रोक दिया था एक समय पे, अभी हम लोग फिर से कर रहे हैं। हम लोग अभी व्हीट जो है वो बहुत ज्यादा बाहर भेजते हैं। ये गवर्नमेंट मिलेट कर रही है, उसके पीछे ये भी एक रीजन है। अगर 2012 से देखो, मैं उस दिन बोल रहा था ना, जब मैं लास्ट वो करा रहा था कि करंट अफेयर्स में, कि इंडिया में धीरे धीरे एक हम लोगों को एग्रीकल्चरल फूड क्राइसिस एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, कुछ भी हो जाए ये देखने को मिलेगा ही। तो थिंग इसकी 2012 के बाद से इंडिया में व्हीट प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और हम लोगों ने देखो, चीजों को रिलेट करोगे तो क्या मिलेगा, जो लास्ट हम लोगों ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट पढ़ा ऑफ ILO, हम लोगों ने क्या देखा उसमें? कोई बोलोगे एक पॉइंट जो मैं ये बोल रहा हूं 2012 से व्हीट प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसके साथ रिलेटेड एक चीज हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में भी पढ़ा। क्या पढ़ा? कि लोगों का मूवमेंट टू नॉन फार्म सेक्टर ज्यादा हो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट में नॉन फार्म सेक्टर में लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो चाइना इस चीज को होने से बचाया है खुद को नॉन फार्म सेक्टर में, क्योंकि उसके पास वो एरिया था जिसको इसने यूज किया है। और इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। इसने बहुत अलग तरीके से इंडस्ट्रियलाइज किया है, जिसमें इसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को
सॉरी एमलगमेट कर दिया है। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग इसको और अच्छे से, आज नहीं बट someday when we will be discussing agriculture, इंडिया चाइना रिलेशंस, इन सब में जब मेंस के लिए जब क्लासेस करोगे तब इंडिया चाइना रिलेशंस को एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एकदम, इंडिया यूएस कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू देयर आवर ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तब अगर अच्छे से चीजों को समझना है तो थोड़ा सा बेसिक से चीजों को समझोगे कि कौन सा कंट्री का क्या हिस्ट्री रहा है, किसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, है ना। नाउ ये एक क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है, मिनरल्स का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा नाम सुने हो इस सब चीजों का? ये टाइटेनियम के ओर्स है। हाँ, टाइटेनियम के ओर से। टाइटेनियम किस में यूज होता है? टाइटेनियम लाइट मेटल है, वो इम्प्लांट्स बनाने में, बॉडी के अंदर जो इम्प्लांट्स बिठाते हैं उसमें यूज होता है, एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है। हाँ, वेरी नाइस। बाकी मुझे नहीं पता और किसमें होता है। अच्छा, नाउ एक्चुअली अगर देखें तो इंडिया में हेवी मिनरल्स का हमारे पास में बार बार बोलता हूं ना, देयर आर सम रेयर अर्थ मिनरल्स, हेवी मिनरल्स जो इंडिया में अभी भी कोस्टल एरियाज में अभी भी है, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा भी, मैं बोलूंगा नॉट इवन 10% भी हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उसका हमारे पास है ना, बहुत ज्यादा उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा, बिकॉज दीज थिंग्स, इल्मेनाइट, रूटाइल, these are all heavy minerals. What are heavy minerals? बहुत ज्यादा भारी minerals. Are they heavy minerals? Heavy minerals किसको बोलते हैं हम लोग? बहुत ज्यादा भारी, भारी इन द सेंस डेंसिटी वाइज। ठीक है, डेंसिटी যদি আমি চাব যাওঁ, হেভি মিনারেলছৰ ডেন্সিটি কি থাকে চাবা, এইবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট, আমি প্ৰিলিমছৰ ডিসকাশন। হেভি মিনারেলছ তোমাৰ স্টেটমেন্ট वाइज खुद ही দিব পাৰে, है ना, एग्जाम होत। हाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, हाँ स्टडी होगा वो पे। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसमें क्या देखा गया है कि जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें 2.8 टू 2.9 ग्राम्स, 2.8 टू 2.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर का हम लोगों को डेंसिटी दिखता है। 1 सेंटीमीटर का अगर हम लोग एक क्यूब ले लें तो उसमें 2.8 टू 2.9 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों को उसमें दिखता है। किसमें? एक तो इल्मेनाइट हो गया, दूसरा ल्यूकोक्सिन एक है। ऐसा 7 मिनरल्स है इंडिया में, इसको हम लोग हेवी मिनरल्स बोलते हैं। वन इज दी ल्यूकोक्सिन, ल्यूकोक्सिन, इल्मेनाइट और रूटाइल तो है ही। ल्यूकोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन इल्मेनाइट, रूटाइल जिरकॉन, ठीक है। डायमंड है। हाँ, सिलिमेनाइट, गार्नेट एंड मोनाजाइट। मोनाजाइट से क्या बनता है? मोनाजाइट से थोडियम बनता है, ठीक है। थोडियम, थोडियम कहां पे यूज होता है इंडिया में? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है। तो दीज आर 1 2 3 4 5 और 6 और 7, दीज 7 आर इंडिया का, ये इसको बोला जाता है हेवी मिनरल्स का एक ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है इसको, ग्रुप ऑफ 7 हेवी मिनरल्स जो इंडिया में अवेलेबल है एक्चुअल में। दीज आर अवेलेबल इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। सो इल्मेनाइट और रूटाइल आर द चीफ मिनरल्स, जिससे क्या बनता है? टाइटेनियम बनता है। टाइटेनियम के शील्ड्स बनते हैं जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, कहां पे मिलता है इंडिया में, कौन से प्लेस में मिलता है? उड़ीसा में मिलता होगा। हाँ, उड़ीसा में मिलता है। और दूसरा कहां पे मिलता है? कोस्टल ट्रैक्ट्स बोला है तो केरला एरिया में भी मिल सकता है। नॉट इन केरला बट इन गुजरात में मिलता है। तो उड़ीसा, इंडिया में उड़ीसा के कोस्ट में एंड गुजरात कोस्ट में हम लोगों को ये जो इल्मेनाइट एंड रूटाइल है या जो हेवी मिनरल्स है जनरली, वो हम लोगों को वहां पर
मिलता है। इसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है जब हम लोग माइंस पढ़ेंगे इंडिया में, दूसरा बीच मिनरल्स, हेवी मिनरल्स, इन सब चीजों को जब पढ़ेंगे तब देखोगे। और ये सिर्फ और सिर्फ ना तो करंट अफेयर से सॉल्व कर पाओगे ना फंडामेंटल से सॉल्व करोगे। फंडामेंटल्स भी चाहिए तुमको और करंट अफेयर्स भी चाहिए। अगर तुम्हारा बेसिक अगर स्ट्रांग है तो अच्छे से कर पाओगे इन चीजों को। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो दिमाग खराब होगा। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया तो दिमाग में सबका रिजल्ट रिजल्ट भरा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। अमरकंटक हिल्स, देखो, consider the following statements. Amarkantak hills are the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. Biligiri Rangan hills constitute the easternmost part of Satpura range. Sheshachalam hills constitute the southernmost part of Western Ghats. मैपिंग का क्वेश्चन है, प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? इज द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट? इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ जस्ट वन कीवर्ड। व्हिच वन इज दैट? सह्याद्री न हो सतपुरा माउंटेन हो। सह्याद्री न हो, इट विल बी सतपुरा, है ना? जो अमर सतपुरा आरु सह्याद्री, सह्याद्री माने कुंटू, व्हिच रेंजेस इन इंडिया आर कॉल्ड सह्याद्री रेंजेस? महाराष्ट्र वाला एरिया। हाँ, दैट इज दी वेस्टर्न घाट्स का जो मेरा इलाका है, दैट इज एक्चुअली सह्याद्री। वेस्टर्न घाट्स के साथ विंध्या का कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। तो विंध्या एंड सतपुरा जहां पर मिलते हैं वहां पर अमरकंटक हिल्स हैं, और यही वो जगह है जहां से मेजर 3 रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। कौन से? सोन बेतवा के। अच्छा, एटा सोन रिवर और बेटा बेतवा নহয়, नर्मदा नर्मदा और এখন तापी আছিল নহয়, तापी yes, it's Mahanadi. Very nice. So these 3 rivers has their origin in this place, in Amarkantak Hills. Amarkantak Hills मतलब जहां पर विंध्या एंड सतपुरा मिले। देखो, तीन डायरेक्शन में जाते हैं। नर्मदा ट्रेवल्स इन दी वेस्ट डायरेक्शन, सोन ट्रेवल्स इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन और द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, और महानदी इट ट्रेवल्स इन ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, 3। अब क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, एक और नदी निकलता है यहां से जिसको आरंदो बोलते हैं। आरंदो इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, इसके ये साउथ की तरफ जाता है। तो ये अमरकंटक हिल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट। नाउ कम ऑन टू द बिलीगिरी रंगना। कहां पर है ये बिलीगिरी रंगना हिल्स? कहां पर सिचुएटेड है? हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिनों पहले भी। हम लोगों ने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था, इससे रिलेटेड। देखो, सबसे पहले अगर तुमको पता होता कि बिलीगिरी रंगन हिल्स कहां पर है, तो हम लोगों ने एक बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बिलीगिरी रंगनाथन स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एक्चुअल में इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, बट इट बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ कर्नाटका विद तमिलनाडु। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। अब कर्नाटका और तमिलनाडु सही है गलत है? अभी मैंने ये इसका लोकेशन मैंने बताया। जस्ट टेल मी, इज इट राइट और रॉन्ग? इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग?
सतपुरा में तो है ही नहीं है, रॉन्ग है ही नहीं, क्योंकि कर्नाटका से सतपुरा का कोई रिलेशन ही नहीं है ना. दिस इज हाउ यू डील विद द क्वेश्चन. तुमको सब पता होना जरूरी नहीं है. PYQs हेल्प यू इन दिस थिंग. तुम अगर अभी सतपुरा रेंज जानते हो तो सतपुरा रेंज, ऑफ कोर्स इट इज नॉट लाइक दैट. हम लोगों ने पढ़ा था कि सतपुरा कहां कहां कवर करता है. ईस्टर्न गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बेसिकली इन तीनों जगहों को ही डील करता है. ठीक है. और कहां पर जाकर के खत्म होता है? इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. इससे कर्नाटका का कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पर. ठीक है ना. तो मेरा स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो रॉन्ग. शेषाचलम हिल्स कहां पर है? शेषाचलम हिल्स, इसका दूसरा नाम मैं बता दूंगा तो शायद आसान हो जाए चीज. शेषाचलम इज ऑल्सो कॉल्ड दी तिरुमला रेंज. तिरुमला रेंज जो है हम लोग पढ़ते हैं, ये ईस्टर्न घाट में है. यस, इट इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट. वो जो तिरुमला रेंज हम लोगों ने देखा है ना, कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी सदर्न आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश. ठीक है. इट इज लोकेटेड इन सदर्न आंध्र प्रदेश. ठीक है. ठीक है. इन दी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट. इन दी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. दैट्स व्हाई statement 3 is also not correct. So there are no statements that are correct. How many of these statements given above are correct? So none are correct. ठीक है. So ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे. एंड प्लीज कीप योर कॉपीज नोटेड, मतलब कीप योर कॉपीज फुल विथ नोट्स. जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सुन रहे हो, यहाँ पर चीजों को कनेक्ट करो. एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2023, लास्ट ईयर का एग्जाम. जो भी इस बार एग्जाम देने जा रहा है, many of you are giving this year's UPSC also. तो जो भी इस बार UPSC देने जा रहा है उसके लिए तो मैं बोलूँगा it is one of those things जिसमें थोड़ा सा चीज़ों का. ओह अच्छा, डॉली, I didn't saw your messages here last one. ठीक है. तो I hope PYQ सबका हो गया है. कुछ दिनों में UPSC का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा. जो भी एग्जाम दे रहा है, टॉक विद द मैनेजमेंट, टॉक विद मैम, सर, एंड अटेम्प्ट द टेस्ट. है ना. टेस्ट जो है दे आर फैंटास्टिक टेस्ट. जो करंट अफेयर्स के टेस्ट होगा, मैं गारंटी देता हूँ फिर से, क्योंकि आई विल बी द पर्सन हु विल बी मेकिंग द करंट अफेयर्स टेस्ट. टेस्ट सीरीज दो, PYQ उसको अच्छे से सॉल्व करके रखो. और करंट अफेयर्स जो भी मैं क्लासेस में डिस्कस करता हूँ, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि मैं साइंस एंड टेक, और कुछ लोग तो मेरे को कंप्लेन भी करते हैं, सर आप पॉलिटिकल टॉपिक्स नहीं उठाते हैं, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स नहीं उठाते हैं. इन सबको क्योंकि बेसिक्स पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाओगे. लास्ट दिन जो मैंने किया CAR T सेल थेरेपी, बार बार इसको लेकर के स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आता एक्चुअली में है क्या, इसका काम क्या है. ठीक है ना. तो जो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में से 15 से 20 क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर्स में पूछे गए हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट. है ना. सो अगर हम लोग इसको कर पाए तो आशा करते हैं सबका भला ही होगा. टुडे आई एम लीविंग द क्लास हियर. नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रिया.